नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। क्या कभी आपने ऐसी डकैती के बारे में सुना है कि एक अकेला आदमी एक डकैती को अंजाम दे जो दुनिया की सबसे बड़ी डकैती हो? और ख़ास बात यह कि डकैती की रकम एक दो नहीं बल्कि दर्जनों ट्रकों में लादकर ले जाई जाए। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि एक निहत्थे आदमी ने दुनिया की सबसे बड़ी डकैती को अंजाम दिया और एक गोली तक नहीं चली? या कभी आपने ऐसा सुना है कि डकैती को अंजाम देने के लिए बाकायदा राष्ट्रपति के सिग्नेचर का इस्तेमाल हुआ और जब तक डकैती के बारे में पता चलता तब तक डकैती करने वाला शख्स गायब हो चुका था? तो आज एक कहानी ऐसी भी में एक ऐसी डकैती की कहानी जो दुनिया की सबसे बड़ी डकैती है, लेकिन 20 साल बीत जाने के बाद भी उस डकैती के बारे में ना तो दुनिया की कोई एजेंसी पता लगा पाई और ना ही सरकारें। डकैती की ये कहानी जितनी हैरत अंगेज है उतनी ही हैरान करने वाली भी। दरअसल हैरान करने वाली इसलिए क्योंकि तमाम लोगों की मौजूदगी में इस डकैती को अंजाम दिया गया, लेकिन एक भी गोली नहीं चली। रकम चुराई गई 7500 करोड़ रुपए और उनको ट्रकों में भर करके बाकायदा ले जाया गया, लेकिन किसी ने उसको किसी जगह पर रोका भी नहीं। और देखते ही देखते ये रकम हवा में ऐसे गायब हो गई कि 20 साल बीत जाने के बाद भी आज तक पता नहीं चला कि आखिरकार ये पैसे गए कहाँ। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2003 या यूं कहें 2003 से भी पहले। जगह थी इराक। इराक में उन दिनों माहौल बहुत ही अलग था। सद्दाम हुसैन की तानाशाही का शासन चल रहा था और अमेरिका इराक के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। दरअसल अमेरिका वहां पर अपना वर्चस्व शामिल करना चाहता था और चाहता था कि किसी तरीके से सद्दाम हुसैन की सरकार वहां से हट जाए। लेकिन सद्दाम हुसैन अपने समर्थकों के साथ लगातार इस बात के लिए डटे हुए थे कि वो चाहे अमेरिका से कितना ही लंबा युद्ध करना पड़े, लेकिन वो देश नहीं छोड़ेंगे। न सिर्फ देश नहीं छोड़ेंगे बल्कि ये भी ऐलान कर दिया था कि इस युद्ध में वो अमेरिका को हरा कर रखेंगे। अमेरिका ने अपनी पूरी फौज, पूरी ताकत, पूरी नेटवर्क लगा दिया था कि किसी तरीके से इराक को खाली कराया जाए। और बात ये थी कि अमेरिका का आरोप था कि इराक में एटॉमिक वेपन यानी परमाणु हथियार हैं और उन हथियारों को बरामद करने के लिए ये युद्ध लड़ा जा रहा है ताकि सद्दाम हुसैन के तानाशाह शासन को ख़त्म किया जा सके और वहाँ पर जमहूरियत यानी वहाँ पर लोकतंत्र वापस लाया जा सके। और इसके लिए लगातार अमेरिका की तरफ से युद्ध चल रहा था। पूरे इराक में हर जगह अफरा तफरी थी और तमाम शासन प्रशासन या यूं कहिए आर्मी की निगाहें सिर्फ और सिर्फ युद्ध पर थी। लेकिन किसी एक शख्स की नज़र इस सबसे अलग देश के पैसे पर थी और उस पैसे को चुराने के लिए, उस पैसे को लूटने के लिए उसने एक खतरनाक साजिश रची। ये बात है साल 2003 की। अभी अमेरिका ने इराक पर हमला किया नहीं था, लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे थे। तमाम तरीके के बयान आ रहे थे, अमेरिका की तरफ से भी और इराक की तरफ से भी। सद्दाम हुसैन लगातार अपने आर्मी के लोगों के साथ मीटिंग्स ले रहे थे। सेना को दुरुस्त करने का काम हो रहा था। ये मीटिंगें एक एक दिन में कई मीटिंग थी, लिहाजा सद्दाम हुसैन को अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करना होता था और अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए लंबे लंबे भाषण देने होते थे। एक तरीके से सद्दाम हुसैन पूरी तरीके से जो रणनीति थी, युद्ध की रणनीति थी, आने वाले दिनों में होने वाले युद्ध की जो रणनीति थी उसको देख रहे थे और दूसरे चीज़ों पर नज़र रखने का सद्दाम हुसैन या उनकी सरकार के पास वक्त नहीं था। यही हालात पूरे देश के थे। शासन प्रशासन चल तो रहा था, लेकिन सब इस बात से डरे हुए थे कि कहीं युद्ध शुरू हो गया, कहीं कोई हमला हो गया तो क्या माहौल होगा। ऐसे ही वक्त में 2003 में एक दिन एक शख्स पहुंचता है बगदाद में। बगदाद के सेंट्रल बैंक में पहुंचते ही उस शख्स ने वहाँ के जो सबसे बड़ा अधिकारी था उसके कमरे की तरफ रुख किया और वहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही उस शख्स ने इसे देखा वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया, क्योंकि ये शख्स कोई अनजान चेहरा नहीं था।
बल्कि एक ऐसा शख्स था जिससे पूरा का पूरा इराक कांपता था। या यूं कहिए, सद्दाम हुसैन के बाद अगर किसी नाम से सबसे ज़्यादा डर लोगों को लगता था तो वो ये शख्स था। इस शख्स के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि आखिरकार उस दिन वहाँ पर हुआ क्या। जैसे ये शख्स बैंक के सबसे बड़े अधिकारी यानी वहाँ के जनरल मैनेजर यानी कि वहाँ के हेड के पास पहुँचा, उसने एक पर्ची उसके हाथ में थमा दी। उस पर्ची को देखने के बाद जीएम के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। दरअसल उस पर्ची में लिखा हुआ था कि सुरक्षा कारणों से इस बैंक का सारा पैसा कहीं और शिफ्ट किए जाने की ज़रूरत है और इसके लिए फ़ौरन ही कार्रवाई करनी होगी। बाकायदा ये पढ़ने के बाद जीएम हैरान हो गया, लेकिन जिस शख्स ने पर्ची पकड़ाई थी उसकी बात को टालना उसके अधिकार में नहीं था, या यूँ कहिए कि उसकी हिम्मत नहीं थी कि उस शख्स को वो मना कर सके। दरअसल ये शख्स था, उसका नाम था कुसै हुसैन। कुसै हुसैन सद्दाम हुसैन का वो बेटा था जिसको बाद में लोगों ने बहुत ही क्रूर तरीके से देखा कि किस तरह से हमले के दौरान उसने अत्याचार और जुल्म किया और आखिरकार अमेरिका हमले में उसको मार दिया गया। लेकिन उस दिन कुसै हुसैन पूरी तैयारी से गया था। जब पूरा देश युद्ध की तैयारियां कर रहा था, अमेरिका से युद्ध होने की बात हो रही थी, सद्दाम हुसैन अलग अलग जगह पर मीटिंग्स ले रहे थे, सेना को तैयार कर रहे थे। उस समय कुसै बगदाद के सेंट्रल बैंक में मौजूद था और जीएम के सामने उसने पर्ची लिखी जिसमें लिखा हुआ था कि सुरक्षा कारणों से इस बैंक का सारा पैसा कहीं और शिफ्ट किए जाने की ज़रूरत है और इसके लिए फ़ौरन ही कार्रवाई की ज़रूरत है। और नीचे जो आदेश के तौर पर नाम लिखा था वो खुद सद्दाम हुसैन का था, यानी इराक के राष्ट्रपति का, यानी उस शख्स का जो उस वक्त तानाशाह भी माना जा रहा था और उस देश का शासक भी माना जा रहा था। लिहाजा बैंक के जनरल मैनेजर की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो दूसरा सवाल करता। आन फान में तैयारियां शुरू हुई, लेकिन बैंक के जनरल मैनेजर ने कहा कि यहाँ पर जितनी नकदी है उसको ले जाने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है, ना ही सुरक्षा का कोई ऐसा बेड़ा है जिसके चलते हम उसको सुरक्षित ले जा सके। इस पर कुसै ने कहा कि मैं पूरी तैयारी से आया हूँ, और उसने बताया कि उसके साथ करीब दर्जन भर से ज़्यादा ट्रक्स भी बाहर मौजूद हैं। उन ट्रक्स में पैसा भर करके सुरक्षित जगह पर जाएगा। इसके बाद जनरल मैनेजर ने दूसरी बात और कहा कि इतने पैसों की सुरक्षा के लिए उसके पास सुरक्षा दस्ता भी नहीं है, यानी वो फोर्स भी नहीं है जिसकी देखरेख में ये पैसा जाएगा। कुसै ने इसका भी जवाब दिया, कहा उसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी सुरक्षा हम खुद करेंगे और हमारे पास जो लोग हैं वो उसको सुरक्षित तरीके से सही जगह पर पहुंचाएंगे। और ये सब इतना गोपनीय है कि ये पूरे काम करने के दौरान बैंक का भी कोई कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होगा। जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं वही इस काम को अंजाम देंगे। यहाँ तक कि जब तक कि सुरक्षित जगह पर पैसा नहीं पहुँचता है तब तक किसी को इस ट्रांसफ़र की जानकारी भी नहीं मिलनी चाहिए। और तो और जनरल मैनेजर को भी उसने तब तक बैंक के भीतर अपने कमरे में ही मौजूद रहने के लिए कहा जब तक कि सुरक्षित तरीके से पैसा वापस सही जगह पर नहीं पहुंच जाता। ये घटना है सुबह करीब 11 बजे के आसपास की। उसके बाद दर्जनों लोगों ने आनन फानन में बैंक की वॉल्ट से पैसा निकालना शुरू किया। ताजी छपी हुई करेंसी भी थी, तमाम पुराने पैसे भी थे, लोगों के डिपॉजिट भी थे, अलग अलग विभागों के पैसे रखे हुए थे, यहाँ तक कि सरकार के बजट का भी पैसा वहाँ पर रखा हुआ था। और जब सारा पैसा इकट्ठा हो गया तो अंदाजे के तौर पर उन लोगों ने अनुमान लगाया कि ये पैसा करीब 7500 करोड़ रुपए है। इसके बाद भी तमाम पैसों की गड्डियाँ वहाँ पर बच गईं। इसके बारे में कहा जाता है करीब 2000 करोड़ रुपए तब भी बैंक में बच गए, लेकिन जितने ट्रक ये लोग लेकर के आए थे उसमें इससे ज़्यादा की रकम नहीं आ सकती थी। लिहाजा तय किया गया कि इतने पैसे को बगदाद के सेंट्रल बैंक में ही रखा जाए, लेकिन बाकी रकम जो लद चुकी है इसको यहाँ से सुरक्षित ठिकाने पर पहुँचाया जाए। जनरल मैनेजर को ये इत्तला देने के बाद कुसै उस पूरे काफिले के साथ बैंक से बाहर चला गया और उसके बाद इन ट्रकों को ले जा करके उसने एक अज्ञात जगह पर खड़ा कर दिया। अभी इस घटना को कुछ घंटे ही बीते थे, इसके बाद अमेरिका समेत दूसरे देशों में खबर फैलने लगी कि बगदाद के सेंट्रल बैंक से 7500 करोड़ रुपए की नकदी ट्रकों में भर करके ले जाई जा रही है। ये वो वक्त था जब अमेरिका पहले से जो तैयारी कर रहा था हमले की, उसमें उसने तेजी कर दी और उसी रात बगदाद पर हमला कर दिया गया। अमेरिका की फोर्स ने जब बगदाद पर हमला किया तो उसको तमाम निर्देशों के साथ ये भी कहा गया कि जब आप बगदाद में हमला करेंगे
तो वहाँ पर बैंक के भीतर मौजूद जो पैसे थे वो आखिर कहाँ गए, इसके बारे में भी जानकारी जुटाएंगे। आर्मी के लोगों के साथ तमाम एक्सपर्ट्स की टीम, फोरेंसिक की टीम और दूसरी टीम भी भेजी गई ताकि वो लोग अपने तरीके से सबूतों के आधार पर पता लगा सकें कि आखिरकार ये पैसे कहाँ गए। सर्विलांस की टीमों को एक्टिवेट किया गया, FBI और CIA जैसी एजेंसीज को भी लगा दिया गया। लेकिन जब उन्होंने हमला किया, उस हमले के बाद इतनी अफरा तफरी मच गई कि उनको बैंक के भीतर कुछ भी नहीं मिला। बैंक के भीतर जो पैसे मिले वो भी नाकाफ़ी थे। इसी के साथ साथ सद्दाम हुसैन के महल पर भी हमला किया गया और वहाँ की भी छानबीन की गई, लेकिन सद्दाम हुसैन के घर से भी ये पैसे नहीं मिले। इसकी जानकारी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को भी मिली। उसने बहुत नाराज़गी जताई क्योंकि वो जो सिग्नेचर GM को दिखाए गए थे, सद्दाम हुसैन के मुताबिक उसने वो सिग्नेचर किए ही नहीं थे। ऐसे में सवाल ये उठता था कि उसके ही बेटे ने यह हरकत क्यों की। बाद में बहुत सारे किस्से कहानियाँ इसके बारे में आए। लोगों ने यह भी कहा कि सद्दाम हुसैन को अंदाज़ा हो गया था कि अमेरिका अब हमला करेगा और यहाँ की तमाम संपत्ति को भी कब्जा करने की कोशिश करेगा। इसमें जो अचल संपत्तियाँ हैं, यानी जो बिल्डिंग्स और जो शासन प्रशासन के दफ्तर हैं, उनको छोड़कर जो यहाँ पर कैश रिजर्व है उसको भी अमेरिका फौरी तौर पर लेने की कोशिश करेगा ताकि वो उनको इकोनॉमिक तरीके से तोड़ सके। लिहाजा लोगों का मानना ये भी है कि उस पैसे को ऐसी सुरक्षित जगह पहुँचाने की कोशिश हो रही थी जहाँ पर अमेरिका की नज़र न पड़ सके। लेकिन सरकार और उस वक्त के तमाम प्रशासनिक और राजनीतिक लोग हैरान थे कि इस आदेश के लिए राष्ट्रपति को तमाम दूसरे पक्ष के लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है। संवैधानिक तरीके से अगर पैसे को शिफ्ट किया जाना है तो उसमें विपक्ष की भी भूमिका होती है और इसके लिए बाकायदा एक बैठक और कैबिनेट से अप्रूवल होता है। लेकिन ये अगर राष्ट्रपति ने पैसे के लिए इजाज़त नहीं दी या दी, दोनों ही कंडीशन में ये अवैधानिक है, यानी एक तरीके से ये पैसा लूट लिया गया है। और हकीकत भी यही थी। जानकारी के मुताबिक कोसे ने ये पैसा पूरी तरीके से जबरन, गलत तरीके से और फ्रॉड करके लूटा था। यानी देश की, दुनिया की ये सबसे बड़ी बैंक डकैती थी और इस बैंक डकैती में करीब 7500 करोड़ रुपए लूट लिए गए थे। पैसे हवा में ओझल हो चुके थे और इसका कहीं अता पता नहीं था। इधर अमेरिकन्स बहुत परेशान थे क्योंकि उनको युद्ध के साथ साथ इन पैसों की भी रिकवरी करनी थी। तमाम टीमें जगहों को कब्जा करने के साथ साथ पैसों की भी तलाशी कर रही थी। जब सद्दाम हुसैन के महल की तलाशी ली गई तो पता चला कि वो कितनी शान और शौकत से रहता था। उस घर में पानी की टोटियाँ तक सोने की बनी हुई थी। जो टॉयलेटरीज और दूसरी चीज़ें इस्तेमाल होती थी वो भी सोने या हीरे से जड़ी हुई थी। जिस राजसी ठाट बाट से सद्दाम हुसैन रहता था वो भी दुनिया के सामने आया। ये भी सामने आया कि कैसे अपने घर पर विलासिता के लिए उसने करोड़ों रुपए फूंक दिए थे। किस राजसी ठाट बाट से वो रहता था, इसके तमाम किस्से कहानियाँ हैं। घर के भीतर नकदी के रूप में उस वक्त करीब 400-500 करोड़ रुपए के आसपास की नकदी भी मिली थी। ये भी सब सामने आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार 11 ट्रक में लूटे गए 7500 करोड़ रुपए कहाँ चले गए हैं। जब कई दिनों की कोशिश के बाद युद्ध चल रहा था, लेकिन अमेरिका को इस बात में सफलता नहीं मिल रही थी कि आखिरकार उन पैसों का पता कैसे चले, तो उन्होंने कई टीमें गठित की जो आसपास के तमाम बॉर्डर के इलाकों में उन बस्तियों की तरफ गई जहां पर सद्दाम हुसैन का कोई ठिकाना रहता था, जहां पर बंकर्स बनाए गए थे, जहां पर आर्मी के बेस थे, जहां पर तमाम दूसरे और ऐसे एस्टेब्लिशमेंट थे जो एक तरीके से बमों से सुरक्षित थे, यानी कि वो बनाए ही युद्ध के अभ्यास के लिए गए थे। ऐसी जगहों पर तमाम रेड्स डाली जा रही थी, लेकिन करीब 15 दिन बीत जाने के बाद भी उन पैसों का पता नहीं चल पाया था। इस बीच जब अमेरिका ने हमला किया तो वो दो तरफ से जूझ रहा था। एक तो उसको इस बात के लिए साबित करना था कि जिस मकसद से उसने इराक पर हमला किया है वो सही साबित हो, यानी कि न्यूक्लियर वेपन जिसके आधार पर उसने हमला किया था कि सद्दाम हुसैन इराक में न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो दुनिया के लिए खतरा है, इसलिए वो युद्ध कर रहा है, इसलिए अमेरिका ने हमला किया है। उसको जस्टिफाई करने के लिए अमेरिका को उन न्यूक्लियर वेपन्स को ढूंढा जाना है। जनता और आर्मी के तमाम लोगों को बताया गया कि न्यूक्लियर वेपन जहां भी हो उनको तलाशा जाए और उसी के लिए तमाम टीमें लगाई गई हैं। लेकिन खुफिया सूत्रों ने बाद में तमाम अलग अलग तरीकों से बताया कि दरअसल ये तलाश न्यूक्लियर वेपन्स के थी ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स वहाँ पर नहीं है, ये अमेरिका को पहले से पता था। ये सिर्फ एक ऐसी चाल थी जिसके आधार पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को रोका जा सके, उनको जस्टिफाई किया जा सके कि आखिरकार इराक पर हमला करने की अमेरिकी वजह क्या है।
लेकिन असल बात यह थी कि अमेरिका को पता चल गया था कि करोड़ों रुपए के जो डॉलर हैं उन्हीं के बेटे ने उन्हीं के बैंक से लूट लिए हैं और ये रकम अब बाहर जाने वाली है। ये भारी भरकम रकम तेल के कुओं और तमाम दूसरे संसाधनों के जरिए भी जुटाई गई थी और अमेरिका चाहता था कि सद्दाम हुसैन के तेल के कुओं पर कब्जा कर ले। लेकिन अगर आपको याद हो तो जब युद्ध शुरू हुआ तो सद्दाम हुसैन ने तमाम अपने तेल के कुओं में भी आग लगवा दी थी। यानी कि एक ऐसा संसाधन जो अमेरिका कब्जा करना चाहता था वो उसके हाथ से निकल चुका था। दूसरी बड़ी वजह कि जो एटॉमिक वेपन्स थे वो भी अमेरिका को हासिल नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनकी असलियत ये थी कि सद्दाम हुसैन के पास कोई न्यूक्लियर वेपन था ही नहीं। उस मुद्दे पर भी अमेरिका पीछे हो चुका था। अब उसके पास एक रास्ता बचता था कि इन पैसों की तलाश जल्द से जल्द करे जिसका वो इस्तेमाल कर सके। इराक पर हमला करने में अमेरिका ने बेतहाशा पैसा बहाया था और उसे अपने देश को भी इस बात का जवाब देना था कि आखिरकार जनता के बजट का तमाम पैसा जो इराक युद्ध के लिए इस्तेमाल हुआ है उसका सिला क्या मिला, उसके रिटर्न में क्या मिला। ऐसे में अमेरिका के लिए बेहद ज़रूरी था कि उन पैसों की भी तलाश करे जिससे वो ये कह सके कि कम से कम सद्दाम हुसैन और उसका परिवार ये पैसे लूट रहा था। लेकिन उस मोर्चे पर भी उसको सफलता नहीं मिल रही थी। पैसों को यानी 7500 करोड़ रुपए जो लूटे गए थे बगदाद के सेंट्रल बैंक से, उनको तलाशने के लिए अमेरिका ने उस वक्त करीब 1000 टुकड़ियाँ बनाई थीं। 1000 टुकड़ियाँ पूरे देश में सर्च ऑपरेशन चला रही थीं। सर्च ऑपरेशन इस नाम पर कि कहीं कोई दुश्मन, कहीं कोई विरोधी, कहीं कोई सद्दाम हुसैन को मानने वाला हमला न कर दे, कोई शांति भंग करने की कोशिश न करे, इस नाम पर सर्च हो रही थी। लेकिन असलियत में ये सर्च हो रही थी उन 7500 करोड़ रुपए के लिए जो कि बैंक से गायब हुए थे। इस बीच अमेरिका के CIA को एक जानकारी मिली कि शायद ये पैसा बॉर्डर के बाहर भेज दिया गया है। अगर आपको याद हो तो उस दौरान ये भी चर्चा हुई कि सीरिया जो बगल में बगदाद यानी इराक के बगल में था, उससे भी तनातनी अमेरिका की शुरू हो गई थी, क्योंकि अमेरिका जांच एजेंसियों ने, खुफिया एजेंसियों ने ये जानकारी दी कि कहीं ये पैसा सीरिया तो शिफ्ट नहीं कर दिया गया है। सीरिया उस वक्त सद्दाम हुसैन के पक्ष में बोल रहा था और वो चाहता था कि अमेरिका अपनी दादागिरी बंद करे, और इन बयानों के बाद अमेरिका की तरफ से भी बयान आने शुरू हो गए थे। लेकिन इन सब के पीछे का मकसद सिर्फ इतना था कि सीरिया किसी तरीके से इस युद्ध में सामने आए और उसके नाम पर अमेरिका वहाँ पर दखल दे सके, घुसपैठ कर सके और उन पैसों को तलाश कर सके। जानकारी के मुताबिक, रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये सिर्फ 7500 करोड़ रुपए थे। लेकिन बाद में तमाम दस्तावेज ऐसे मिले कि जब युद्ध के हालात पैदा हो रहे थे तो सरकार, सद्दाम हुसैन की सरकार इस बात की कोशिश कर रही थी कि इन पैसों के साथ साथ उन पैसों को भी रखा जाए जो सबसे सुरक्षित जगह पर रखे जा सकते हों। यानी कि बैंक के अंदर जो डिपॉजिट पैसा है, चाहे वो रेवेन्यू का पैसा हो, चाहे सरकार के बजट का पैसा हो, दूसरे विभागों का पैसा हो, या फिर इंडिविजुअल जो डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा हो, उसके साथ उस पैसे को भी रखा जाए जो युद्ध के लिए कैश फंड के रूप में इकट्ठा करके निकाला गया है। यानी कि उस वक्त जिस वक्त डकैती हुई, भले ही रिकॉर्ड्स में ये आया हो कि ट्रकों में भरकर 7500 करोड़ रुपए ले जाए गए, लेकिन अंदाजे के मुताबिक उस वक्त ये रकम शायद इससे दुगनी थी। यानी करीब 10,000 15,000 करोड़ रुपए की रकम उस वक्त मौजूद थी। ये रकम इसलिए भी मौजूद थी क्योंकि देश में तमाम तरीकों से जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा था जिससे कि वेपन्स खरीदे जा सकें, युद्ध में आगे की खर्चे की इंतजाम हो सके और दूसरे इंतजाम किया जा सकें, उस सारे पैसे को सद्दाम हुसैन ने अपने ठिकानों से इकट्ठा कराकर बगदाद के सेंट्रल बैंक में जमा करा दिया था। क्योंकि सेंट्रल बैंक में एक बहुत ही मजबूत और सुरक्षित लॉकर था, रखने की बहुत बड़ी जगह थी और वो सरकारी बिल्डिंग थी जिसमें बाहर के आदमी का दखल नहीं हो सकता था। लेकिन धीरे धीरे हालात ऐसे बदले कि अमेरिका ने जब इराक पर युद्ध किया तो सबसे पहले बगदाद के सेंट्रल बैंक पर कब्जा किया, क्योंकि उसको अंदेशा था कि जो रकम निकली है वो इस बैंक के भीतर कुछ मौजूद भी हो सकती है और यहाँ से उनको ऐसी जानकारी मिल सकती है जिससे उस रकम को रिकवर कर सकें। लेकिन हैरानी की बात देखिए, FBI और CIA जैसी एजेंसी, अमेरिका जैसी फौज और लाखों लोगों की इंटेलिजेंस नेटवर्क रखने वाला देश अमेरिका, इस सब के बावजूद 20 साल बीत जाने के बाद भी आज तक ये नहीं पता चला कि आखिरकार 11 ट्रक्स में लद कर जो 7500 करोड़ रुपए या उससे भी ज़्यादा की रकम गई थी वो गई कहाँ। बाद में युद्ध तेज होना शुरू हुआ। सद्दाम हुसैन एक बंकर में पकड़े गए, उनके खिलाफ मुकदमा चला और आखिर में सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई।
इसके अलावा उसके बेटे कुशय को भी मार गिराया गया। उसके जितने कमांडर थे, आर्मी के चीफ थे और तमाम की पोजीशन पर बैठे हुए लोग थे, उनको भी अमेरिका ने हमले में मार दिया। लेकिन उसके बाद भी ये नहीं पता चला कि आखिरकार जो ये रकम बगदाद के सेंट्रल बैंक से निकाली गई थी, लूटी गई थी और वहाँ से अवैध तरीके से ले जाई गई थी, वो रकम आखिरकार गई कहाँ। एक बात और बाद में साफ हुई कि जिस सिग्नेचर के आधार पर जीएम ने पैसे निकालने की इजाज़त दी थी, वो सिग्नेचर सद्दाम हुसैन के थे ही नहीं। मानने वाले ये भी कहते हैं कि सद्दाम हुसैन ने इसके लिए वर्बल अनुमति कुशय को दी थी, लेकिन कागजी तौर पर वो जो सिग्नेचर करके कुशय बैंक पहुंचा था वो फर्जी थे। यानी कि ये दुनिया की ऐसी बड़ी लूट थी जिसके बारे में आज तक लोगों को नहीं पता चला। सरकारों ने भी चुप्पी साध ली, लेकिन बाद में युद्ध के बाद खुलासे में कई बार इसका जिक्र आया कि आखिरकार ये पैसे कहाँ चले गए और किस मकसद से सद्दाम हुसैन के बेटे कुशय ने इस रकम को लूटा था। हालांकि कहा यह भी जाता है कि युद्ध के उस दौर में सद्दाम हुसैन की डील एक ऐसे हथियार के सौदागर से हुई थी जो फौरी तौर पर इराक को रॉकेट और दूसरे बड़े हथियार देने वाला था, जिसका इस्तेमाल वो अमेरिका के खिलाफ कर सकता था। लिहाजा इस रकम का लेन देन इसी उद्देश्य से हुआ था। लेकिन जो तरीका था, जिस तरीके से इस रकम को लूटा गया और ट्रकों में भर कर ले जाया गया, किसी के गले से बात नहीं हजम होती कि किसी सरकारी डील के लिए इस तरह से पैसा लिया जाए। लिहाजा आज भी ये डकैती दुनिया की सबसे बड़ी डकैती के रूप में दर्ज है। यहाँ तक कि इस डकैती को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया की सबसे बड़ी डकैती के रूप में दर्ज किया हुआ है, और वो भी एक राष्ट्रपति के सिग्नेचर से, एक पर्ची पर लिखा हुआ संदेश, और उसके आधार पर पूरे बैंक को लूट किया गया। और रकम भी कोई ऐसी वैसी नहीं, 7-8 हज़ार करोड़ रुपए, जो आज की तारीख में शायद कुछ और ज़्यादा होते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस डकैती में एक भी गोली नहीं चली, किसी शख्स की जान नहीं गई और कोई भी विरोध में खड़ा नहीं हुआ। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज इस दुनिया की सबसे बड़ी डकैती और राष्ट्रपति के फर्जी सिग्नेचर से हुई डकैती पर यह थी आज की खास पेशकश। देश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। अगली बार फिर किसी हैरान करने वाली कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।